बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वक़्क़ार। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं तहसील बहिश्ती ज़ेवर की। इसमें हमारा 7वां चैप्टर किताब तहारा चल रहा है। आज हमारा 20वां सेशन है जिसमें हम मौज़ों पर मसाह करने का बयान को शुरू करेंगे। और इस 20वें सेशन में हम बात करेंगे जवाज़ मसाह की शराइत, मसाह के मसनून तरीक़े, मसाह के दो फ़र्ज़। आइए शुरू करते हैं। बहुत दिनों के बाद ये शुरू हो रहा है। मेरे आँख में कुछ दिक्कत चल रहा था, अभी भी कुछ दिक्कत है, इसीलिए हो सकता है कि कुछ दिन तक ना आए, कुछ कुछ दिन के बाद हमारा सेशन अपलोड हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे आँखों को सेहत दे। आइए शुरू करते हैं। मौज़ों पर मसाह करने का बयान। जवाज़ मसाह की शराइत। नंबर 1, मोज़े पहनने के बाद जब वज़ू तोड़ने वाली कोई बात पेश आई तो उस वक्त मोज़े पहनने वाला कामिल तहारत के साथ हो। इसका मतलब ये है कि जब मोज़े पहने हैं हम, तो उस वक्त कामिल तहारत होनी चाहिए, कि यानी कि गुस्ल से पाक होना चाहिए, मतलब जनाबत से पाक होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि गुस्ल उस पर वाजिब हो और वज़ू किए हुए हो। ऐसा नहीं है कि वज़ू किया नहीं, पहले पैर धो लिया, फिर उसके बाद मोज़ा पहन लिया, फिर वज़ू टूट गया वज़ू पूरा करने से पहले, कुछ वज़ू तोड़ने वाली कोई चीज़ बात पेश आ गई, ऐसा ना हो। यानी कि जब आदमी मोज़ा पहने, ठीक, तो उस वक्त वो कामिल तहारत के साथ होना चाहिए, बावज़ू होना चाहिए। नंबर 2, जनाबत की नापाकी लाहक ना हो। नंबर 3, मोज़ा ऐसा हो जिससे टखने ढके हुए हों। नंबर 4, मोज़े चमड़े के हों, जुराब पर मसाह करना जायज़ नहीं। हाँ, अगर मुजल्लिद या मुनाल जिस पर चमड़ा चढ़ा हुआ हो या सिर्फ नीचे चमड़ा लगा हुआ हो तो जायज़ है। नंबर 5, मोज़ा इतना फटा हुआ न हो कि चलते हुए पाँव की 3 उंगलियों की बकदर खुल जाएं। मतलब मोज़ा अगर कहीं से फटा हुआ हो तो इतना फटा हुआ ना हो कि जो छोटी 3 उंगलियां पैर की वो उसके बकदर ज़ाहिर हो जाए। अगर कई जगह थोड़ा थोड़ा फटा हुआ हो तो सबका जोड़, सबको मिलाकर इतना फटा हुआ ना हो कि पैर की तीनों छोटी उंगलियों के बराबर हो जाए। नंबर 6, मसाह मोज़े की ऊपर की सतह पर करना। नंबर 7, कम अज़ कम 3 उंगलियों की मिक़दार मसाह करना। ये जो 3 उंगली दिख रही, कम से कम 3 उंगलियों की मिक़दार आप मसाह कर लीजिए। मसला नंबर 1, अगर किसी का वज़ू ना हो और वह मोज़ा पहन ले तो उन पर मसाह जायज़ नहीं। इसी तरह सिर्फ पाँव धोकर मोज़े पहन लिए और बाकी वज़ू नहीं किया तब भी मसाह जायज़ नहीं। अगर पाँव धोकर मोज़े पहने और फिर वज़ू मुकम्मल कर लिया, उसके बाद वज़ू टूटा तो मसाह जायज़ है। और अगर पाँव धोकर मोज़े पहन लिए, उसके बाद बाकी वज़ू करना शुरू किया मगर अभी वज़ू मुकम्मल न किया था कि वज़ू टूट गया, तो मसाह जायज़ नहीं। इसमें यह कहा गया है कि जब मोज़ा पहनेगा, ठीक, मान लिया पहले वो मोज़ा पहन लिया पैर धोने के बाद और वज़ू मुकम्मल कर ही नहीं पाया कि वज़ू तोड़ने वाली चीज़ कोई बात पेश आ गई, तो उसको फिर दोबारा मोज़ा उतारना पड़ेगा, फिर धोना पड़ेगा, क्योंकि मोज़े पर मसा तभी जायज़ होगा जब मुकम्मल वज़ू से हो, उसके बाद मोज़ा पहना हो, बावज़ू होने के बाद मोज़ा पहना हो। या फिर अगर पहले पैर धो लिया, फिर उसके बाद मोज़ा पहन लिया, फिर वज़ू क्या मुकम्मल वज़ू हो गया, तब उसके बाद यानी कि अब बावज़ू से मोज़ा पहने हुए है, तब उसके बाद वो उस पर मसाह कर सकता है। मसला नंबर 2, अगर वज़ू करके मोज़े पहन लिए और फिर वज़ू टूट जाए तो वज़ू करते वक्त मोज़ों पर मसाह कर लेना दुरुस्त है, और अगर मोज़ा उतार कर पाँव धोए तो ज़्यादा बेहतर है। मसाह का मसनून तरीक़ा। मसला नंबर 3, मोज़ा पर मसाह करने का तरीक़ा यह है कि हाथ की उंगलियां तर करके आगे की तरफ रखें और हथेली मोज़े से अलग रखें, फिर उनको खींचकर टखने की तरफ ले जाए और अगर उंगलियों के साथ हथेली भी रख दे और हथेली समेत उंगलियों को खींच कर ले जाए तो भी दुरुस्त है। इसमें यह कहा गया है कि ये मेरे पास खुफ़ैन है, चमड़े का मोज़ा है। इस पे
मसाज कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मोज़े मसाज करने के तरीके में हाथ की उंगलियों तर करके, यानी कि हाथ में पानी लिया, छिड़क दिया, ये तर हो गया। तर होने के बाद क्या करना है, इस पे उंगलियां रखना है हमें। लिखा उंगलियां तर करके आगे की तरफ रखे, रख दिया आगे की तरफ, ये रहा। और हथेली को इस मोजे से, मोजे पर लगा भी सकते हैं आप, हटा भी सकते हैं, लेकिन उंगलियां इसी पे रहेंगी। और ऐसे सीधा ऊपर ले आए, यहाँ से पैर की उंगलियों की जानिब से शुरू करेंगे और ऐसे सीधा पीछे की तरफ खींच लें आप। बस इतना ही सिंपल है मसाज करने के तरीके में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, आगे आएंगे, दो चीज़ें फ़र्ज़ किया है, बताएंगे अभी। मसला नंबर 4, अगर कोई उल्टा मसाह करे, यानी टखने की तरफ से खींचकर उंगलियों की तरफ लाए तो भी जायज़ है, लेकिन मुस्तहब के खिलाफ है। अगर कोई उल्टा कर रहा है, पैर की उंगलियों से, वैसे क्या है, पैर की उंगलियों से खींचकर टखने की जानिब लाना है, अगर वो ऐसा ना करे, टखने यहाँ से उल्टा ऐसे ले जाए तो भी जायज़ है, लेकिन हाँ मुस्तहब के खिलाफ है। ऐसे ही अगर लंबाई में मसाह ना करे बल्कि मोज़े की चौड़ाई में मसाह करे तो भी दुरुस्त है, लेकिन मुस्तहब के खिलाफ है। अब इसमें यह कहा गया है कि मुस्तहब तरीका तो पता चल गया, यह है मुस्तहब तरीका। अगर कोई ऐसे ना करके इस तरीके से करे, यहाँ से ऐसे ले जाए या फिर ऐसे ऐसे कर ले ऊपर की तरफ चौड़ाई में, ऐसे कर ले तो भी जायज़ है, लेकिन हाँ मुस्तहब के खिलाफ है, यानी कि बेहतर नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मसला नंबर 5, अगर तलवे की तरफ या एड़ी पर या मोज़े के दाएं बाएं मसाह करे तो यह मसाह दुरुस्त नहीं हुआ। यानी कि मसाह सिर्फ ऊपर की तरफ करना है, यहाँ पर या नीचे की तरफ, इधर मसाह का एतबार नहीं। मसला नंबर 6, अगर पूरी उंगलियों को मोज़ा पर नहीं रखा बल्कि फ़कत उंगलियों का सिरा मोज़ा पर रखा और उंगलियां खड़ी रखीं तो मसाह दुरुस्त नहीं हुआ। अलबत्ता अगर उंगलियों से पानी बराबर टपक रहा हो जिससे बहकर 3 उंगलियों के बराबर पानी मोज़ा को लग जाए तो दुरुस्त हो जाएगा। अब इसमें यह कहा गया है कि उंगलियां बस ऐसे रख दी हमने और कुछ नहीं किया, ऐसे ऐसे कुछ नहीं किया, तो अब मसा होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि आपके इसमें से तरी में से, अब ये आपकी उंगलियों में से पानी कितना टपक रहा था। अगर वो इतना टपक गया कि हाँ 3 उंगलियों के बराबर इसमें पानी आ गया, फैल गया, हाँ, तो मसा माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इसलिए बेहतर है क्या ही रखन आप ऐसे सीधा कर दें, 1 सेकंड भी नहीं लगता। मसला नंबर 7, मसाह में मुस्तहब तो यह है कि हथेली की तरफ से मसाह करें, और अगर कोई उंगलियों की पुश्त की तरफ से मसा करे तो भी दुरुस्त है। ये कहा गया है कि मसा इस तरफ से करें, हथेली की जानिब से, यहाँ पर जो सफ़ेद चमड़ी है इस तरफ से करें। अगर कोई इस तरफ से भी इस तरह मसा करता है तो भी दुरुस्त है, हो जाता है इधर से भी। मसला नंबर 8, अगर किसी ने मोज़ा पर मसा नहीं किया लेकिन बारिश बरसते वक्त बाहर निकला या भीगी घास में चलने से मोज़ा भीग गया तो भी मसा हो गया। मसला नंबर 9, अगर जुराब के ऊपर मोज़े पहने हैं तब भी मोज़ों पर मसाह दुरुस्त है। कभी कभार ऐसा होता है कि ये चमड़े का मोज़ा पहन रहे हैं तो कनकनी इसमें रह जाती है ठंडपन में, तो फिर इसके अलावा लोग क्या करते हैं, पहले अंदर जोगरबैन यानी कि कपड़े का जो जुराब होता है वो पहनते हैं और उसके ऊपर ये मोज़े पहनते हैं, तो भी इस पर मसाह करना दुरुस्त है। जुराब के ऊपर ये अगर खुफैन पहन लिया तब भी इस पर मसाह दुरुस्त है। मसला नंबर 10, बूट पर मसह जायज़ है बशर्ते कि पूरे पाँव को टखनों समेत छुपाए और उसका चाक खुला हुआ हिस्सा तस्मों से इस तरह बंधा हुआ हो कि पाँव की इतनी खाल नज़र न आए जितनी मसह से मान्य है। यहाँ पर यह कहा गया है कि बूट पर यानी जूते पर भी मसह कर सकते हैं, लेकिन ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसी कि टखने हमारे छुपे हुए हों। और जो कंडीशन इसमें है, मतलब खुफैन में है, चमड़े के मोज़े में है, वही कंडीशन उस जूते में भी है कि जूते में से कहीं भी ऐसा खुला हुआ चीज़ ना हो कि 3 उंगलियों के बराबर नज़र आ जाए खाल। और मसह के दो फ़र्ज।
मसला नंबर 11, हाथ की 3 उंगलियों के बराबर हर मोज़ह पर मसह करना फ़र्ज़ है। इससे कम पर मसह दुरुस्त न होगा। दूसरा, अब मसला नंबर 12, मोज़ह के ऊपर की तरफ मसह करे, तलवे की तरफ मसह न करे। दो फ़र्ज़ बताए गए हैं यहाँ पर। पहला फ़र्ज़, जो 3 उंगलियां दिख रही हैं, 3 उंगलियों के बराबर, हाथ की 3 उंगलियों के बराबर मसह कम से कम होना चाहिए और ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तलवे की तरफ नहीं। ये दो फ़र्ज़ हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको राह हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस पर इस्तिक़ामत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपको हमारे इस सेशन से कुछ भी सवाल है, कोई दिक्कत है, कहीं कुछ समझ में नहीं आया या कोई सजेशन है हमारे लिए, तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। वी वेलकम यू। मिलते हैं अगले सेशन में नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।